आज के इस वीडियो के अंदर हम उपसह संयोजक यौगिक है जिसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम इंग्लिश में बोलते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है जो कि सभी एग्जामों में इसमें से क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाता है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, 12वीं क्लास हो या अन्य जो एग्जाम हैं उनमें भी पूछा जाता है। तो अकार्बनिक यौगिक होते हैं उसको सामान्यतः 3 श्रेणियों में हम विभाजित करते हैं, जिसमें पहला है साधारण लवण, दूसरा है द्विक लवण जिसको डबल साल्ट बोलते हैं, और तीसरा है संकुल यौगिक जिसको हम उपसह संयोजक यौगिक भी कहते हैं। पहला जो यौगिक है वो है साधारण लवण। देखिए दोस्तों, अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण और जल बनते हैं। उस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे NaCl है, K2CO3 है, Al2SO4 3 है। ये साधारण लवण के उदाहरण हैं। जैसे एक उदाहरण हम लें, जैसे NaOH, ये एक क्षारक है, और HCl ये एक अम्ल है। इन दोनों की अगर हम क्रिया करवाएं तो NaCl प्राप्त होता है, साथ में जल भी प्राप्त होता है। तो ये अभिक्रिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। इस उदासीकरण अभिक्रिया द्वारा ही ये सारे जो लवण हैं वो बनते हैं। इसमें आप ध्यान दीजिए, इसमें एक तो धनायन होता है और एक ऋणायन रहता है, यानी कि 2 आयन होते हैं। एक धनायन है जैसे Na+ और Cl-। इसी तरीके से इसमें K+ और CO3-2, और इसमें Al+3 और SO4-2। इस तरीके से धनायन और ऋणायन दोनों प्रकार के जो आयन हैं साधारण लवण के अंदर विद्यमान होते हैं। और अगर हम इनका परीक्षण करें तो ये दोनों जो आयन हैं अलग अलग परीक्षण देंगे। अब यहाँ पर एक उदाहरण द्वारा भी इसको समझाया गया है। जैसे NaCl है, इसको जल में घोला जाए तो ये Na+ और Cl- आयन देंगे। तो इस तरीके से ये साधारण लवण है जिसका ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इस लेसन के अंदर हमें पढ़ना क्या है, हमें जो उपसह यौगिक है वो पढ़ना है। चलो फिर इसमें डबल साल्ट है जो द्विक लवण है, इसको भी हम देख लेते हैं। ये जो डबल साल्ट नाम से हमारे को पता लग रहा है कि इसमें 2 लवण होते हैं, ठीक है, और 2 लवणों के संयोग से ये प्राप्त होते हैं। जैसे ये पहला है जो फिटकरी है, पोटास फिटकरी है, K2SO4 Al2SO4 फिर 3 24H2। इसी प्रकार ये मूल लवण है FeSO4 ब्रैकेट के अंदर NH4 2SO4 6H2। ये दोनों डबल साल्ट हैं। इनमें आप ध्यान दीजिए, इसमें 2 लवण हैं। जैसे एक लवण ये हो गया और दूसरा लवण ये हो गया, और इसमें क्रिस्टलन जल भी है। इसी प्रकार इसमें देखिए, एक तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया। एक तो FeSO4 हो गया और एक NH4 2SO4, और 6 इसमें क्रिस्टलन जल है। तो ये केवल क्रिस्टलीय अवस्था में डबल साल्ट के रूप में रहते हैं, परंतु इनको जल में हम विलय करें तो ये आयनों में टूट जाते हैं और साधारण लवणों के समान व्यवहार करेंगे। जलीय विलयन में डबल साल्ट अपने सभी आयनों का परीक्षण देंगे, यानी कि यदि इसको जल में हम घोलेंगे तो जो साधारण लवण जिस तरीके से परीक्षण देते हैं वैसे ही ये देंगे। जैसे हम फिटकरी को ही हम जल में घोलें तो ये जो जितने भी आयन हैं इसके अंदर सभी आयनों का ये परीक्षण देगा। संकुल यौगिक मेन यही है, संकुल यौगिक या उपसहसंयोजक यौगिक। देखो, ऐसे यौगिक जो विलयन में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते, यानी कि संकुल यौगिक या उपसहसंयोजक यौगिक क्या होंगे, इसको अगर जल में घोलेंगे तो ये पूर्ण रूप से आयनित नहीं होंगे, संकुल आयनों के रूप में ये रहेंगे। संकुल यौगिक या उपसहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। जैसे एक उदाहरण द्वारा इसको समझे, जैसे ये एक उदाहरण है K4FeCN6। इसको अगर हम जल में घोलेंगे तो ये K+ और एक आयन ये देगा FeCN6। वैसे देखा जाए तो इसमें K+ Fe+2 भी है और Cn- भी है, मतलब ये आयन है इसमें देखने पर, लेकिन ये इन सभी आयनों का परीक्षण नहीं देगा।
ये केवल दो आयनों का परीक्षण देगा, एक तो K+ का देगा और दूसरा जो संकुल ये बना है इसका देगा। मतलब संपूर्ण आयनों में ये नहीं टूटा है। तो देखो इस यौगिक का जलीय विलयन Fe+2 Cn- आयनों का परीक्षण नहीं देता, यानी कि इन दोनों का परीक्षण ये नहीं देगा, परंतु K+ आयन और FeCN6 4- इनका परीक्षण देगा ये, यानी कि ये एक प्रकार का संकुल है, क्योंकि FeCN6 के 4- आयन जल में आयनित होकर मुक्त रूप से Fe+2 और Cn आयनों में विभक्त नहीं होते हैं। तो इस प्रकार के जो यौगिक हैं वो क्या है, संकुल यौगिक कहलाएंगे। द्विक लवण और उपसहसंयोजक यौगिक में क्या अंतर है? देखो द्विक लवण है ये केवल ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं, और उपसहसंयोजक यौगिक हैं ये ठोस और द्रव दोनों अवस्थाओं में स्थायी रहेंगे। द्विक लवण देखो ये अपने अवयवी भागों के गुणों को दर्शाते हैं, यानी अवयवी भाग का मतलब हो गया कि इसमें जितने भी आयन होंगे उनके सभी के गुण दर्शाएगा, और ये अवयवी जो भाग हैं उनके गुणों को नहीं दर्शाएगा। ये अपने सभी आयनों में आयनित हो जाते हैं, यानी सारे आयन हैं उनमें विभक्त होगा, ये सभी आयनों में विभक्त नहीं होते हैं। इसके विलयन में सभी आयनों का परीक्षण संभव है और इसके विलयन में सभी आयनों का परीक्षण संभव नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण शब्द, ये जो महत्वपूर्ण शब्द हैं ये हमें ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो हमें केंद्रीय धातु परमाणु को हमें समझना है। देखो केंद्रीय धातु परमाणु क्या होते हैं? वे धातु परमाणु जो कुछ परमाणु या परमाणु समूह अथवा आयनों से उपसहसंयोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं, उनको केंद्रीय परमाणु कहते हैं। ये जो परमाणु है Fe ये केंद्रीय धातु परमाणु है, ठीक है, और ये Cn जो लिगेंड है उससे उपसहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा होता है, तो इसको हम केंद्रीय धातु परमाणु कहेंगे। और केंद्रीय धातु परमाणु सामान्यतः D और F ब्लॉक के जो तत्व हैं वो होते हैं। ये देखो सह आयन, काउंटर आयन, देखो किसी संकुल यौगिक में वह भाग जो बड़े कोष्ठक के बाहर लिखा जाता है उसको सह आयन कहते हैं। जो बड़ा कोष्ठक होता है इस तरीके से इसके जो बाहर लिखे जाते हैं उनको बोलते हैं सह आयन। ये सह आयन धनायन भी होते हैं और ऋणायन भी होते हैं, जो कि हम आगे इनके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद में देखो उपसहसंयोजक परिसर या संकुल क्षेत्र, उपसहसंयोजन परिसर या संकुल क्षेत्र। तो जो बड़ा कोष्ठक होता है इस बड़े कोष्ठक के अंदर जो भी होता है उसको हम उपसहसंयोजक परिसर या संकुल क्षेत्र कहते हैं। देखो किसी संकुल यौगिक का वह भाग जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड उपस्थित होते हैं उसको हम संकुल क्षेत्र कहते हैं। ये बड़े कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। अब ये जो संकुल क्षेत्र हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो धनावेशित हो सकते हैं, ऋणावेशित हो सकते हैं और उदासीन हो सकते हैं। धनावेशित जो संकुल क्षेत्र होते हैं उनके ऊपर प्लस दिखाई देगा आपको इस तरीके से, देखो प्लस है, ऊपर प्लस है ना यहाँ पर ये। और ऋणावेशित संकुल क्षेत्र हो गए वहां पर ऋणावेश आपको दिखाई देगा, यानी ऋणायन दिखाई देगा। उदासीन है उस पर कोई आयन नहीं होंगे, देखो यहाँ पर कोई आयन नहीं है। तो इस तरीके से संकुल क्षेत्र 3 प्रकार के हैं, आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद में उपसहसंयोजन संख्या क्या है? देखो जो लिगेंड है आपके, यानी केंद्रीय धातु परमाणु से जितने लिगेंड जुड़े होते हैं वो उनकी उपसहसंयोजन संख्या कहलाई। किसी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंडों द्वारा जितने उपसहसंयोजी बंध से जुड़ा होता है यौगिक की उपसहसंयोजन संख्या कहलाई। ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो प्लेटिनम है Pp, इसे 2 अमोनिया जुड़ा हुआ है और एक साइनाइड और एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं, इसकी उपसहसंयोजन संख्या 4 है। लिगेंड क्या है? जैसे मैं कहता आ रहा हूं कि लिगेंड, तो लिगेंड होते क्या हैं? देखिए लिगेंड वे परमाणु या परमाणु का समूह है, यानी परमाणु भी हो सकते हैं, परमाणु का समूह भी हो सकता है या आयन भी हो सकता है। और ये क्या करेंगे, जो धातु परमाणु है उसके साथ उपसहसंयोजी बंध बनाएंगे, उनको हम लिगेंड कहेंगे। मतलब लिगेंड धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन देंगे और उसके साथ उपसहसंयोजी बंध बनाएंगे। लिगेंड धातु परमाणु को 2 इलेक्ट्रॉन
अर्थात एक इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन या 1 इलेक्ट्रॉन युग्म, मतलब एक युग्म के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये उनको देते हैं, यानी कि लिगेंड होते हैं, वो दाता परमाणु या परमाणु का समूह होता है। अब इस लिगेंड की दंतुता, दंतुकता क्या है? लिगेंड की दंतुकता क्या है? दंतुकता का मतलब ये होता है कि जो लिगेंड है वो केंद्रीय धातु परमाणु से कितने उपसहसयोजी बंध बना रहा है, उनकी संख्या को हम दंतुकता कहते हैं। मतलब दंतुक लिगेंड एक ही हो सकता है, एक ही परमाणु का समूह हो सकता है, लेकिन वो केंद्रीय धातु परमाणु को कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब कितने उपसहसयोजी बंध बना रहा है, वो उसकी दंतुकता कहते हैं। पहला है एक दंतुक लिगेंड। एक दंतुक लिगेंड ऐसे लिगेंड जिनके पास केवल एक दाता परमाणु होते हैं, अर्थात वो केंद्रीय धातु परमाणु से केवल एक उपसहसयोजी बंध बनाता है, उसको बोलेंगे हम एक दंतुक लिगेंड। यानी कि ऐसे लिगेंड जिनके पास केवल एक दाता परमाणु हो और वो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ केवल एक उपसहसयोजी बंध बनाता है, जैसे फ्लोरीन है, OH माइनस है, Cl माइनस, Br माइनस, ये सारे के सारे क्या हैं? एक दंतुक लिगेंड है। और द्विदंतुक लिगेंड में क्या होगा? वो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ 2 उपसहसयोजी बंध बनाएगा, बोलेंगे द्विदंतुक लिगेंड। फिर इसके बाद में आता है त्रिदंतुक लिगेंड। त्रिदंतुक लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु से 3 उपसहसयोजी बंध बनाएगा, उसको त्रिदंतुक बोलेंगे। इसी प्रकार चतुष्दंतुक लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु से 4 उपसहसयोजन बंध बनाएगा, चतुष्ट लिगेंड कहा जाता है। पंचदंतुक लिगेंड ऐसे लिगेंड जिनके पास 5 दाता परमाणु होते हैं, अर्थात वो केंद्रीय धातु परमाणु से 5 उपसहसयोजी बंध बनाता है, पंचदंतुक लिगेंड कहलाएगा। अब इनको एक एक को हम समझ लेते हैं। देखो, ये एक दंतुक लिगेंड के सारे उदाहरण हैं। ये यहाँ पर जल है, उसको एक्वा लिखते हैं जब इनका नाम लिखते हैं, तो इसमें केवल ऑक्सीजन ही है वो इलेक्ट्रॉन देता है। यहाँ पर NH3 है, एमीन है, एक दंतुक लिगेंड है। CO है, कार्बोनिल इसको लिखा जाता है, ऑक्सीजन इसका दाता परमाणु है, ये इधर दाता परमाणु है, आप देख लेना। ये PS3 है, फास्फिन इसको बोलते हैं। ये पिरिडीन है, इसको PY लिखते हैं, याद रखना, PY लिखते हैं, जब PY आता है पिरिडीन है, और इसका जो नाम लिखते हैं तब भी हम पिरिडीन लिखते हैं। इसी प्रकार ये ट्राइफेनिल फास्फिन है, जिसको इस तरीके से लिखते हैं C6H5, ये 3 बार है तो बार 3 लगा हुआ है P, इसको PS3 लिखेंगे, याद रखना। NO नाइट्रोसिल बोलते हैं, जो X माइनस है हेलोजन बोलते हैं, OH माइनस है हाइड्रोक्सो बोलते हैं जब इनका IUPAC नाम लिखते हैं, तो CN है साइनो बोलते हैं, और NC है, NC को आइसोसाइनो बोलते हैं। NO है, इसको नाइट्रो बोलते हैं। ONO इसको नाइट्राइटो बोलते हैं। H माइनस है, इसको हाइड्रिडो बोलते हैं। NH2 माइनस है, एमिडो बोलते हैं। O2 माइनस 2 परऑक्सो बोलते हैं। O माइनस 2 ऑक्सो बोलेंगे। CO3 माइनस 2 कार्बोनेटो बोलेंगे। SO4 माइनस 2 सल्फेनेटो बोलेंगे। NH माइनस 2 इमिडो। S माइनस 2 सल्फाइडो। N माइनस 3 एजिडो। P माइनस 3 फास्फिडो। इस तरीके से इसको हम बोलेंगे। तो ये सारे के सारे एक दंतुक लिगेंड थे, और इनमें केवल एक ही बंध बन रहा था। और ये देखो द्विदंतुक लिगेंड, ये EN इसको लिखते हैं, एथिलीन डाइएमीन को EN लिखते हैं। इसमें देखिए आप, इसका सूत्र ये है आपका CH2 और फिर यहां पर लगा हुआ है NH2, CH2 NH2। यहाँ पर दोनों जो नाइट्रोजन है वो एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म देकर 2 उपसहसयोजी बंध बनाएंगे केंद्रीय धातु परमाणु के साथ, तो दाता परमाणु नाइट्रोजन है इसमें। इसी प्रकार जैसे ऑक्सीलेटो है, ऑक्सीलेटो के अंदर भी देखो ये दोनों जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन युग्म देंगे और 2 उपसहसयोजी बंध बनाएंगे। इसी प्रकार ये ग्लाइसिनेटो है, जिसको GLY लिखते हैं, इसमें एक तो नाइट्रोजन है और एक ये ऑक्सीजन है। ये
दोनों जो परमाणु हैं एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म देकर उपसहसयोजी बंध बनाएंगे। इसी प्रकार जैसे त्रिदंतुक लिगेंड है, इसको देखिए, त्रिदंतुक लिगेंड में तीन तीन दाता परमाणु होते हैं, जैसे ट्राई एथिलीन डाई एथिलीन ट्राईएमीन है। ये देखो, ये सूत्र है डाई एथिलीन ट्राईएमीन। इसमें तीन नाइट्रोजन, ध्यान देना इधर, एक नाइट्रोजन तो ये, एक नाइट्रोजन ये और एक नाइट्रोजन ये, तीन नाइट्रोजन है और ये तीनों ही केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन देकर तीन उपसहसयोजी बंध बनाएंगे, इसलिए इसको त्रिदंतुक लिगेंड कहा गया है। इसी प्रकार इम्यूनो डाई एसीटेटो, इसमें देखो ये बीच वाला नाइट्रोजन और ये दोनों जो साइड वाले ऑक्सीजन है, ये एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म देकर उपसहसयोजी बंध बनाएंगे केंद्रीय धातु परमाणु के साथ। चतुर्दंतुक लिगेंड, जिसमें चार दाता परमाणु होते हैं, ये देखो पहला पूरा है ये, इसका नाम है ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन। तो टेट्राएमीन है तो चार दाता परमाणु हैं, देखो एक नाइट्रोजन तो ये, एक नाइट्रोजन ये, एक ये और एक ये। नाइट्रिलो ट्राई एसीटेटो, इसमें ये तीनों के तीनों ऑक्सीजन, ठीक, और एक ये नाइट्रोजन, ये केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन देकर चार उपसहसयोजी बंध बनाएंगे। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। पंचदंतुक लिगेंड है, उसमें भी देख लीजिए इस तरीके से, एथिलीन डाईएमीन ट्राई एसीटेटो आयन, जिसको EDT बोलते हैं हम, तो इसमें भी देख लीजिए आप 1 2 3 4 और 5, मतलब ये केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन देकर 5 उपसहसयोजी बंध बनाएंगे। तो इस तरीके से हम जो लिगेंड हैं उनको समझ सकते हैं। फिर षष्ठ दंतुक लिगेंड भी है। षष्ठ दंतुक लिगेंड जिसमें 6 दाता परमाणु होते हैं और केंद्रीय धातु परमाणु के साथ 6 उपसहसयोजी बंध द्वारा ये जुड़ा होता है, षष्ठ दंतुक लिगेंड इसको कहा जाता है। तो इसमें वही है, मतलब जो ऊपर हमने लिखा है इसमें एक और जोड़ देते हैं, ठीक है, जिसमें ट्राई एसीटेटो है तो टेट्रा एसीटेटो आ जाएगा, जिसमें 6 दाता परमाणु हो जाएंगे। तो इस तरीके से इनको हम बढ़ा सकते हैं। इसके बाद में आता है उभय दंतुक लिगेंड। उभय दंतुक लिगेंड ऐसे लिगेंड होते हैं जिनके पास 2 दाता परमाणु होते हैं, परंतु वह एक बार में एक ही परमाणु से उपसहसयोजी बंध द्वारा जुड़ सकता है, उसको उभय दंतुक लिगेंड हम बोलेंगे। ये भी काफी महत्वपूर्ण है उभय दंतुक लिगेंड, जिसमें आप देख लीजिए NO2 माइनस है, CN माइनस है, SN है, ये तीनों जो लिगेंड हैं ये उभय दंतुक लिगेंड है। जैसे इस तरीके से इसको लिखोगे तो इसमें ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों दाता परमाणु हैं। इसको जैसे NO2 के रूप में लिखेंगे तो ये जो नाइट्रोजन है ये इलेक्ट्रॉन देगा। इसी प्रकार जैसे ये CN है, इसमें ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, CN है, इसमें NC यानी कि कार्बन और नाइट्रोजन दोनों ही दाता परमाणु हैं। इसी प्रकार इसमें है थायोसाइनेट में भी है, दोनों यानी कि सल्फर है ये भी दाता परमाणु है और इसमें नाइट्रोजन भी क्या है, दाता परमाणु है। मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, उनको बोलते हैं उभय दंतुक लिगेंड। अब आवेशों के आधार पर भी लिगेंडों का वर्गीकरण किया गया है। आवेशों के आधार पर लिगेंड 3 प्रकार के होते हैं, ऋणावेशित लिगेंड होते हैं, धनावेशित लिगेंड होते हैं और उदासीन लिगेंड भी होते हैं। ऋणावेशित लिगेंड जिनके ऊपर आवेश है वो ऋणायन पाया जाता है, माइनस पाया जाता है, और धनावेशित लिगेंड है वो एक ही है, मुख्य NO+। तो इसका आप ध्यान रखना, धनावेशित जो लिगेंड है NO+ है। अधिकतर जो लिगेंड है ऋणावेशित होते हैं और कुछ हैं उदासीन भी होते हैं, जैसे जिन पर कोई आवेश नहीं होता है, जैसे CO है, NH3 है, CH3 है, NH2 है, ये उदासीन लिगेंड है, इनको भी आपको ध्यान में रखना है।
अब लिगेंड के आधार पर संकुल के प्रकार, लिगेंड के आधार पर संकुल के जो प्रकार हैं वो इस तरीके से, पहला है समरूप लिगेंड संकुल, जिसको हम इंग्लिश में होमोलेपेटिक कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। देखो, समरूप जो लिगेंड है, लिगेंड संकुल क्या है? जब कोई हमारे पास संकुल यौगिक है और उसमें सभी जो लिगेंड है वो समान प्रकार के हो, उसको होमोलेप्टिक संकुल हम कहेंगे। जैसे ये एक उदाहरण है, इसमें आप देख लीजिए 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं और पूरे के पूरे समान है। इसके अंदर भी 6 लिगेंड हैं, NH3 पूरे समान है। असमरूप लिगेंड जिसमें सभी जो लिगेंड हैं वो समान नहीं होते, मतलब असमान होते हैं, उसको असमरूप लिगेंड या हेट्रोप्लेटिक संकुल कहते हैं। जैसे PtCl2 और NH3 है, इसमें 2 क्लोरीन है और 2 NH3 है। टोटल मिला के 4 लिगेंड हैं, जिसमें 2 अलग प्रकार के हैं और 2 अलग प्रकार के हैं। इसको असमरूप लिगेंड कहेंगे। उप सहसंयोजक या समन्वय बहुफलक, देखो, जब लिगेंड धातु परमाणु से उप सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं तो यौगिक की एक निश्चित ज्यामिति प्राप्त होती है, जिसे हम बहुफलक कहते हैं। यह चतुष्फलकीय, वर्ग समतलीय और अष्टफलकीय आदि प्रकार की हो सकती है। तो उप सहसंयोजक समन्वय बहुफलक आपको समझ में आया होगा। जब धातु परमाणु से उप सहसंयोजी बंध द्वारा वो जुड़ जाते हैं तो यौगिक एक निश्चित ज्यामिति प्राप्त कर लेगा, उसको हम बोलेंगे बहुफलक। अब यहाँ पर ये वर्गाकार समतलीय है और ये वर्गाकार पिरामिडीय है, जिसमें बीच में केंद्रीय धातु परमाणु है और ये 4 लिगेंड हैं। ये लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, दान कर रहे हैं, तो इसकी जो आकृति है वर्गाकार समतलीय बन गई है, तो ये बहुफलक है। इसी प्रकार ये देखो F ही है, उसे 5 लिगेंड जुड़े हुए हैं जो वर्गाकार पिरामिडीय संरचना बना रहे हैं। किलेट या किलेटीकरण क्या है? देखो, जब द्विदंतुक लिगेंड या बहुदंतुक लिगेंड है किसी धातु से उपसहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ते हैं तो वहां पर एक वलयाकार संरचना का निर्माण होगा। इस संरचना को हम किलेट कहेंगे और यह लिगेंड किलेटोकारक लिगेंड कहलाएगा तथा यह प्रक्रिया किलेटीकरण कहलाएगी। इस प्रक्रिया में प्राप्त किलेटित संकुल कहलाएगा। मतलब ये आपके पास एक उदाहरण है जिसका नाम है बिस एथिलीन डाइएमीन कॉपर सेकेंड। इसमें ये कॉपर है, इसे ये जो आपके पास एथिलीन डाइएमीन है जो द्विदंतुक लिगेंड है, यहाँ पर ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन इस केंद्रीय परमाणु को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और उपसहसंयोजी यौगिक बना रहे हैं। तो ये जो संरचना हमारे पास बनी है ये किलेट है। तो किलेटीकरण आपको समझ में आया होगा कि किलेटीकरण क्या है। अब किलेट प्रभाव क्या है इसको भी हम समझ लेते हैं। किलेट प्रभाव, किलेट यौगिक सामान्य उपसहसंयोजक यौगिक की तुलना में अधिक स्थायी होता है, इसे किलेट प्रभाव कहते हैं। यानी किलेट यौगिक जो अभी हमने पढ़ा है, किलेट यौगिक जो सामान्य उपसहसंयोजक यौगिक है उसकी तुलना में काफी स्थायी होता है। अब जो किलेट है उसके गुण क्या क्या हैं वो हम देखते हैं। देखिए, ये सामान्य जो संकुल है उनकी तुलना में अधिक स्थायी होते हैं, एक तो ये हो गया। और किलेट है वो कठोर जल को मृदु बनाने में इसका उपयोग किया जाता है और इसका प्रयोग जैसे कुछ धातु है, निकल है, कॉपर है, मैग्नीशियम है आदि के आंकलन में इसका उपयोग किया जाता है। और इसका प्रयोग जो लेंथेनाइड और एक्टिनोइड है उनको अलग करने में भी हम किलेट जो संकुल हैं उनका उपयोग करते हैं। अब प्रभावी परमाणु क्रमांक जिसको EAN बोलते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये जो नियम है सिडविक ने दिया था, काफी महत्वपूर्ण नियम है, तो इसको भी हमें देखना है ये क्या है। देखिए,
किसी उपसहयोगी यौगिक के बनने के पश्चात इसमें उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु के संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या उसका प्रभावी परमाणु क्रमांक कहलाएगा, मतलब EAN कहलाएगा। सामान्यतः ये धातु परमाणु के निकटतम अक्रिय गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, और इसको ज्ञात करने का सूत्र यह है कि जो धातु परमाणु है उसका परमाणु क्रमांक लिखेंगे और उसका ऑक्सीकरण जो संख्या है वो लिख के उसमें लिगेंडों द्वारा प्राप्त इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो हम जोड़ देंगे। तो ये सूत्र आपको ध्यान में रखना है, यानी EAN यानी प्रभावी परमाणु क्रमांक हम कैसे निकालेंगे कि सबसे पहले तो जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसका परमाणु क्रमांक लिखेंगे और उस परमाणु क्रमांक में उसकी ऑक्सीकरण अंक या ऑक्सीकरण संख्या और लिगेंडों से वो कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर रहे हैं, इन दोनों को जोड़कर हम उसमें गठा देंगे। तो जो हमारे पास प्राप्त होगी वही उसकी क्या कहलाएगी, EAN कहलाएगी, प्रभावी परमाणु क्रमांक कहलाएगी। अब उपसहयोगी यौगिकों का नामकरण और IUPAC नामकरण है, काफी बार एग्जामों में पूछा जाता है। तो हमें सबसे पहले इसको समझने से पहले हमें कुछ नियम हैं, उन नियमों का हमें पता होना चाहिए, तभी हम इनके नाम लिखेंगे। देखो सबसे पहले जो हमारे को संकुल दे रखा है उसमें हमें ये देखना है हमें क्या क्या दे रखा है। यदि हमें उसके अंदर धनायन दे रखा है, चाहे वह सह आयन हो या संकुल आयन हो, सर्वप्रथम हम धनायन का नाम ही लिखेंगे। यदि धनावेशित भाग सह आयन है तो उसका नाम बिना उसकी संख्या दर्शाए लिख दिया जाता है। ठीक है, अभी आगे हम उदाहरण लेंगे तब आपको समझ में आएगा। फिर उसके बाद में संकुल का नाम लिखते समय सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, और लिगेंड में भी आपको ध्यान में रखना है, यदि संकुल के अंदर सभी लिगेंड समान है और तो उसका एक से अधिक बार आने पर, मतलब सारे लिगेंड समान है और उसमें एक से ज्यादा आ गया, जैसे 2 आ गया तो डाई लिखेंगे, 3 आ गया तो ट्राई लिखेंगे, 4 आ गया तो टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, इस प्रकार से पूर्व लगन हम लगाएंगे। और यदि लिगेंड के नाम से पहले अगर कोई डाई, ट्राई, टेट्रा आदि उपस्थित हो तो उसके एक से अधिक बार आने की स्थिति में 20, 2 के लिए 20, 3 के लिए 30, 4 के लिए टेट्राकिस और 5 के लिए पेंटाकिस, इस तरीके से नाम लगाते हैं। जैसे एथिलीन डाइएमीन है तो इसमें लिगेंड के अंदर ही डाई आ रहा है, तो हम अगर डाई आ रहा है तो डाई तो इसमें भी आ रहा है, तो अगर लिगेंड के अंदर ही ऐसी स्थिति आ रही है जिसमें डाई, ट्राई, टेट्रा इस तरीके के नाम हैं, तो उसमें हम 20, 30 और टेट्राकिस और पेंटाकिस इस तरीके के नाम लगाएंगे। तो ये याद रखना, जो मैंने आपको ये नियम जो मैं बता रहा हूं उनको आपको याद रखना है। फिर उसके बाद में देखो, यदि संकुल के अंदर एक से अधिक बार के लिगेंड उपस्थित हो तो उसका नाम अल्फाबेट ऑर्डर में लिखते हैं, यानी कि लिगेंड 2 या 2 से ज्यादा आ गए अलग अलग प्रकार के, तो हम किस लिगेंड का पहले नाम लिखें, तो जो अंग्रेजी में पहले आता है, अंग्रेजी वर्णमाला में जो पहले आएगा उसका नाम पहले लिखेंगे और जो बाद में आएगा उसका बाद में लिखेंगे। फिर लिगेंड के नाम लिखने के बाद में केंद्रीय जो धातु परमाणु है उसका नाम लिखेंगे। ये भी आपको ध्यान में रखना है, यदि संकुल धनावेशित है या उदासीन है तो धातु परमाणु का सामान्य नाम ही लिखा जाता है। ये आप ध्यान रखना, अगर धनावेशित है या उदासीन है तो, और उसके साथ उसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है छोटे ब्रैकेट के अंदर रोमन संख्या के अंदर हम लिख देंगे। और यदि संकुल ऋणावेशित हो तो धातु का जो नाम है उसके अंत में 8 लगाएंगे हम, और फिर उसके बाद में उसकी ऑक्सीकरण संख्या रोमन संख्या के अंदर छोटे ब्रैकेट में लिख देते हैं। और जो अंत में जो ऋणावेशित आयन है उसका हम नाम लिख देते हैं अगर कोई ऋणावेशित है तो। समयावता क्या है, नाम से पता लग रहा, समयावता ऐसे 2 या 2 से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र तो क्या हो, समान हो, लेकिन उनकी भौतिक और रासायनिक गुण है वो अलग अलग हो, ऐसे यौगिकों को समायोगी यौगिक कहते हैं। और ये जो गुण है ये इसकी समयावता कहलाती है।
अब देखो समवायता का वर्गीकरण। समवायता को मुख्य दो भागों में बांट सकते हैं हम, एक तो संरचनात्मक समवायता और एक त्रिविम समवायता। त्रिविम समवायता दो प्रकार की है, ज्यामिति और प्रकाशिक। और संरचनात्मक समवायता है आयनन, हाइड्रेट, बंधन, बहुलीकरण, उपसहसंयोजक और उपसहसंयोजन स्थान समवायता। इस तरीके से संरचनात्मक समवायता है उसको तो 6 भागों में बांटा गया है, और त्रिविम समवायता है उसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो हम पहले संरचनात्मक समवायता पढ़ेंगे। संरचनात्मक समवायता का भी एक प्रकार है जिसको बोलेंगे हम आयनन समवायता। विलयन में आयन अलग अलग देंगे जबकि उसका अणुसूत्र समान होगा, इसको बोलेंगे हम आयनन समवायता। देखिए ये दो यौगिक हैं, आप देख लीजिए, इनका अणुसूत्र समान है। यहां देखना, इसमें 5 एक 6 लिगेंड है, इसमें भी आप देख लीजिए 5 और एक 6 लिगेंड है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो क्लोरीन है वो अंदर है और इसमें क्लोरीन बाहर आ गया, मतलब इस तरीके से इनके जो आयन है वो अलग अलग। इसका तो SO4-2 निकलेगा जब इसका जलीय विलयन हम बनाएंगे तो, और इसका Cl- निकलेगा, मतलब आयन अलग अलग निकल रहे हैं, अलग अलग आयनन हो रहा है, ये अलग अलग आयन दे रहे हैं, तो इसको हम आयनन समवायता बोलेंगे। इसी प्रकार एक उदाहरण ये देखो, इसमें भी देखो ब्रोमीन यानी Br- और Cl- ये अलग अलग आयन देगा, जबकि लिगेंड है ना दोनों में बराबर है। देख लीजिए आप, क्लोरीन है ऊपर और नीचे दोनों में बराबर है, यहाँ पर 2 क्लोरीन है तो नीचे वाले में भी 2 क्लोरीन, ब्रोमीन दोनों में 2-2 है, और जो NH3 है 4-4 है। तो इस तरीके की जो समवायता है वो आयनन समवायता होगी। दूसरी आती है हाइड्रेट समवायता। हाइड्रेट समवायता क्या है? देखिए समान अणुसूत्र वाले वे यौगिक जिनमें संकुल के अंदर और बाहर जल के अणु की संख्या में परिवर्तन के कारण समवायता उत्पन्न होती है, हाइड्रेट समवायता कहलाएगी। यानी कि जल की जो संख्या है वो बाहर और अंदर है। इसमें देखिए आप, अंदर 4 जल के अणु है और इसमें 3 जल के अणु है, एक बाहर चला गया है। ठीक है, अणुसूत्र समान है दोनों के, टोटल 4 जल के अणु है, इसमें भी 4 है लेकिन एक बाहर चला गया है, तो ये है हाइड्रेट समवायता। फिर उसके बाद में तीसरी समवायता है बंधन समवायता। ये जो उभयदंतुक लिगेंड होते हैं उनमें ये पाई जाती है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उभयदंतुक लिगेंड है उसमें 2 या 2 से ज्यादा जो परमाणु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन देते हैं, मतलब जो केंद्रीय परमाणु है उसके साथ बंध का निर्माण कर लेते हैं, उपसहसंयोजी बंध का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग परमाणु के केंद्रीय धातु से बंध बनाने के कारण ये समवायता उत्पन्न होगी। अब ये 2 उदाहरण देखिए, ध्यान से देखिए इन दोनों उदाहरणों को। पेंटाएमीन एन नाइट्रेटो कोबाल्ट थर्ड, पेंटाएमीन ओ नाइट्रेटो कोबाल्ट थर्ड, इस तरीके से। NO2 उभयदंतुक लिगेंड है, NO2 क्या है? उभयदंतुक लिगेंड है, तो इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही दाता परमाणु है। पहली वाली संरचना के अंदर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देकर, मतलब कोबाल्ट को इलेक्ट्रॉन देकर उपसहसंयोजी बंध बना रहे, और इस दूसरी संरचना के अंदर ऑक्सीजन कोबाल्ट के साथ उपसहसंयोजी बंध बना रहा है। तो ये उभयदंतुक जो लिगेंड होते हैं वही ये दर्शाते हैं, यानी कि बंध बनने के कारण ये समवायता उत्पन्न होगी। फिर इसके बाद में बहुलीकरण समवायता। ऐसी समवायता उन यौगिकों में पाई जाती है जिनके रासायनिक संगठन और परमाणु की संख्या का अनुपात समान होता है, बहुलीकरण समवायता कहलाएगी। ये देखिए 2 उदाहरण है आपके पास, 1:2:2 धातु आयन और लिगेंडों का अनुपात। इसमें भी देखो 1:2:2। सहसंयोजक समवायता, चौथे प्रकार की समवायता। ऐसी समवायता उन यौगिकों में पाई जाती है जिनके धनायन और ऋणायन दोनों ही संकुल होते हैं। यह समवायता दोनों संकुलों के केंद्रीय परमाणु द्वारा अपने लिगेंडों के आदान प्रदान से उत्पन्न होती है। जैसे ये 2 उदाहरण है, इसमें आप देख लीजिए CO यानी कोबाल्ट NH3, इससे 6 NH3 जुड़े हुए हैं, दूसरे में Cr
CN6, मतलब 6 इसमें CN जुड़े हुए हैं क्रोमियम से। नीचे वाले में देख लीजिए 6 लिगेंड है, जिसमें 4 तो NH3 है और 2 CN है। इसमें भी पूरे 6 हैं, 4 तो CN है और 2 है NH3 है। ऊपर और नीचे वाले में देख लीजिए टोटल NH3 6 है, नीचे वाले में NH3 है 6 है, और ऊपर वाले में CN 6 है और नीचे वाले में भी CN 6 है। मतलब लिगेंडों की संख्या बराबर है। कोबाल्ट है, ये यहाँ पर NH3 6 है, ये 2 इसको दे दिया और इसके बदले में CN इसको दे दिया। तो इस तरीके से लिगेंडों का आदान प्रदान कर लेते हैं, उनको उप सहसंयोजन समझौता हम बोलेंगे। उप सहसंयोजक स्थान समझौता, ये 6ठी प्रकार की समझौता है। यह समझौता उन यौगिकों में पाई जाती है जिनमें सेतुबंध लिगेंड उपस्थित होते हैं। इनमें समझौता सेतुबंध लिगेंड से जुड़े धातु परमाणु के आपस में लिगेंडों या असेतुबंध लिगेंड के आदान प्रदान से उत्पन्न होती है। पर इस कोबाल्ट से 4 NH3 जुड़े हुए हैं और इधर भी 4 NH3 जुड़े हुए हैं। बीच में ये सेतु लिगेंड है, दोनों में देखो सेम है, OCl2। अब इसमें क्या होता है कि यहां पर देखो 2 NH3 है और 2 Cl2 है। इसमें भी 2 NH2 है और 2 Cl2 है। मतलब टोटल लिगेंड इधर 4 है और इधर भी 4 है। इसमें भी दोनों 4-4 है, मतलब दोनों और लिगेंडों की संख्या बराबर है। देखो ऐसी समझौता जो केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर उपस्थित लिगेंड की आकाशीय व्यवस्था में भिन्नता के कारण उत्पन्न होती है, इसको त्रिविम समझौता कहते हैं। ये 2 प्रकार की है, ज्यामिति और प्रकाशिक। ज्यामिति समझौता, देखो ऐसी समझौता जो केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर उपस्थित लिगेंडों की पारंपरिक स्थिति में भिन्नता के कारण उत्पन्न होती है, ज्यामिति समझौता कहलाएगी। इसके 2 रूप हैं, एक तो समपक्ष है और दूसरा विपक्ष है। समपक्ष के अंदर जो केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े चारों जो लिगेंड है उनमें जो समान लिगेंड है वो एक ही दिशा में हो, उसको समपक्ष या शिष्य रूप बोलेंगे हम। इसमें देखो प्लेटिनम है, इसमें ये दोनों समान है, एक ही ओर है। क्लोरीन है वो एक ही ओर है। जब केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर उपस्थित समान लिगेंड विपरीत दिशा में हो तो इसको विपक्ष रूप हम बोलेंगे। जैसे ये है, इसमें देखो ये क्लोरीन और ये क्लोरीन एक दूसरे के विपरीत आ रहे हैं, NH3 एक दूसरे के विपरीत है, तो ये ट्रांस रूप है। उप सहसंयोजन संख्या 4 वाले यौगिक ज्यामितीय समझौता प्रदर्शित करेंगे, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। यौगिक जो ज्यामितीय समझौता प्रदर्शित नहीं करते यानी नहीं दर्शाते वो कौन कौन से हैं? जिनमें चारों लिगेंड समान हो यानी MA4, वो ज्यामितीय समझौता प्रदर्शित नहीं करेगा, क्योंकि चारों समान है तो एक दूसरे के विपरीत कहाँ होंगे। और जिसमें 3 लिगेंड समान हो वो भी प्रदर्शित नहीं करेंगे, और जिसमें द्विदंतुक लिगेंड उपस्थित हो वो भी प्रदर्शित नहीं करेंगे। और वे यौगिक जिनकी संख्या त्रिभुजीय पिरामिड होती है वो भी ये ज्यामितीय समझौता प्रदर्शित नहीं करेंगे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये जो यौगिक है वो ज्यामितीय समझौता प्रदर्शित नहीं करेंगे। अब ज्यामितीय समझौता कौन कौन से प्रदर्शित करेंगे वो देखो। वे यौगिक जो ज्यामितीय समझौता प्रदर्शित करते हैं, देखो जिनमें 2-2 लिगेंड समान प्रकार के होते हैं वो ज्यामितीय समझौता प्रदर्शित करेंगे। और वे यौगिक जिनमें 2 लिगेंड समान और 2 अलग अलग लिगेंड हो वो प्रदर्शित करेंगे। जैसे और जिन यौगिकों में सभी लिगेंड एक समान प्रकार के होते हैं वे ज्यामितीय समझौता प्रदर्शित नहीं करेंगे। और वे यौगिक जिनमें 5 लिगेंड समान प्रकार के होते हैं वे ज्यामितीय समझौता प्रदर्शित नहीं करेंगे। और इस तरीके के जो यौगिक हैं वो भी ज्यामितीय समझौता प्रदर्शित नहीं करेंगे। जैसे ये देख लीजिए आप, जैसे इसका शीर्ष रूप 1 और 5, 1 और 5, 1 और 2, 1 और 2, 4 और 5, 3 और 5, 2 और 5, 1 और 4, 3 और 4, 2 और 3, 4 और 6, 3 और 6 और 1 और 6, मतलब पास पास में ये शीर्ष रूप होगा। ट्रांस रूप 1 और 3, 1 और 3 एक दूसरे के विपरीत है, 2 और 4 एक दूसरे के विपरीत है, 5 और 6 एक दूसरे के विपरीत है, ये इसका ट्रांस रूप है।
जैसे ये एक उदाहरण है, सीस और ट्रांस समावि होता है एक दूसरे का। ये है MAA2P2, यानी कि दो लिगेंड है इस तरीके समान होंगे और दो ये समान होंगे प्रकार की होगी। ये देखो COEN2Cl2, ये देखिए ट्रांस रूप एक दूसरे के विपरीत है, शीर्ष रूप एक दूसरे के पास पास होंगे। देखो ये रहा, ये दूसरे के पास पास है इस तरीके से। ये यौगिक देख लीजिए, आइसोमर, मेरी आइसोमर। प्रकाशिक समयता, दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक जो समतल दूरित प्रकाश को उनसे गुजरने वाले प्रकाश को घुमा देते हैं, प्रकाशिक सक्रिय यौगिक कहलाते हैं या ध्रुव गुणक यौगिक कहलाते हैं। उसका ये गुण प्रकाशिक समयता कहलाएगा। और ये दो दिशाओं में दक्षिणावर्त और वामवर्त इस तरीके से उसको गुणन करवा सकते हैं। यदि यौगिक प्रकाश को दक्षिणावर्त दिशा में घुमाए तो उसको D रूप बोलेंगे हम। जो यौगिक प्रकाश को वामवर्त घुमाता है उसको L रूप बोलेंगे। जैसे प्रकाशिक समयता दर्शाते हैं, ये दर्शाते हैं, उदाहरण ये है इसका। प्रकाशिक समयता ये दर्शाते हैं, ये दर्शाते हैं, इसका उदाहरण ये है। ये भी दर्शाता है प्रकाशिक समयता, उदाहरण ये है। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना आपको। तो ये देखिए L फॉर्म है, ये D फॉर्म है, इसका ये दर्पण प्रतिबिंब है इस तरीके से। अब इसके बाद में आता है बर्नर सिद्धांत। बर्नर सिद्धांत भी काफी महत्वपूर्ण है। देखो बर्नर एक वैज्ञानिक था, उन्होंने उपसहसयोजी यौगिक की संरचना के बारे में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसको बर्नर सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है ना, उनकी संयोजकता 2 होती है और उसको संतुष्ट करने के लिए संकुल आयन का निर्माण होता है। एक तो होती है प्राथमिक संयोजकता, एक होती है द्वितीय संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता है ना, धातु की ऑक्सीकरण जो संख्या होती है उसके बराबर होती है। मतलब ऑक्सीकरण संख्या है उसको ही हम प्राथमिक संयोजकता मान सकते हैं। और ये जो संयोजकता है ऋण आयनों के द्वारा संतुष्ट होती है, यानी पूरी होती है। इसमें आयनिक बंध होते हैं और ये आयनीकृत होती है। ये अदिशात्मक होती है और संकुल की संरचना पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, ये डॉट लाइन के द्वारा मतलब इस तरीके से इसको दर्शाया जाता है। दूसरी आता है द्वितीय संयोजकता। द्वितीय संयोजकता है वो जो केंद्रीय धातु परमाणु है उससे जुड़े हुए जो लिगेंड है उनकी संख्या से पूर्ण होती है। ये उपसहसंयोजन संख्या के बराबर होती है, मतलब समन्वय संख्या के बराबर होती है। और ये सामान्यतः धनायन, ऋणायन या उदासीन लिगेंड के द्वारा पूर्ण होती है। इसमें उपसहसंयोजी बंध पाए जाते हैं और ये आयनीकृत नहीं होती, ये दिशात्मक होती है और इसको इस तरीके से पूरा तीर के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरीके से ये बर्नर सिद्धांत था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। आगे भी ये और शेष रह गया जो हम अगले वीडियो में इसका अध्ययन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।